नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आखिर आज संजय सिंह जी को बेल मिल ही गई, उनकी जमानत हो गई है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय बासु जी। और आज बासुदा से समझने का प्रयास करेंगे कि इसके आगे बीजेपी अब नए नए तरह के प्रोपोगंडा और इसको, चूँकि ये इनके खिलाफ गया है पूरा से, अभी तक ये था कि इनके नेता जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही और आज बेल मिल गई। अब इस पे नई नई कहानियाँ बीजेपी की तरफ से शुरू होंगी। बासुदा, क्या है पूरा मामला? मामला तो 4 अक्टूबर चालू हुआ था। संजय सिंह जी गिरफ्तार हुए थे, तो आज लगभग 2 दिन महीना कम 6 महीना हो गया। 6 महीने से ज़्यादा ही हो गया क्या ना? अप्रैल, हाँ 6 महीना। तो अब ये बेल एप्लीकेशन आया था, उनकी जामीन की एप्लीकेशन आया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वही अभिषेक मनु सिंघवी की बहुत ज़बरदस्त दलील थे कि कोई एक राज साक्षी उसके कहने पे, जिनका शुरू से अब तक किसी भी कारण संजय सिंह का नाम नहीं आया, अचानक उसकी एक बयान कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था, उसके ऊपर आपने गिरफ्तार कर ली और 6 महीने में आपने क्या निकाली। तो ये सुनने के बाद आज राय सुप्रीम कोर्ट दिया ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस कहानी में एक बड़ा पहलू है। अंतिम में जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने पूछा ASG राजू जी को, सरकारी वकील को, कि तो क्या हम सोचे कि आप फर्दर कस्टडी नहीं मांग रहे हो? अगर मांग रहे हो तो मैं इस ऑर्डर में एक टिप्पणी दूंगा और वो होगा कि प्राइमा फेसी, प्राथमिक दृष्टि से संजय सिंह इनोसेंट है, यानी कि निर्दोष है। और इस ऑर्डर की अगर हम लिख दे ऑर्डर में, तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक जाएगा, इसकी प्रभाव बहुत दूर तक आपकी मूल मामला में पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बोला जज ने? हाँ, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली क्या लैंग्वेज था। जजेस क्लियरली सेड, if you will, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ED oppose the bail, then we have to record in our order under section 45 that, quote, prima facie Sanjay Singh is innocent, unquote, which will have ramification for your liquor scam case trial. कभी ना कभी तो ट्रायल में जाएगा ही, तो तब ये दिखाएंगे आप जो एक्यूज्ड संजय सिंह है वो दिखाएंगे, दिखा के निश्चिंत होके निकल जाएंगे। तो ये ऐसा कोर्ट में जज की तरफ से बोला गया। तो असली मामला तो ये है कि फिर ED ने शायद इसको अपोज नहीं किया होगा। नहीं कर सकता है सर, अगर मैं करूं। एक नया पॉइंट आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉइंट। बीजेपी तो कह रही है कि नहीं, ED ने अपोज नहीं किया, उन्होंने कहा इसलिए बेल मिल गई, लेकिन आपका जो पॉइंट है उससे ये लगता है कि ED बिल्कुल उसके साथ से सारे अस्त्र छूट गए और ये जो पूरा मामला एक फर्जी मामला, एक फेक केस, ये आज लगभग ओपन हो गया। तो इससे ये फर्जी केस है ऐसा साबित हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा कहाँ तक पहुँचा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा। कल एक बड़ा रोचक घटना हुई कि मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया, और वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ना वो बीजेपी के सपोर्टर है, ना वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, लेकिन वो बीजेपी को वोट करते हैं, हार्ड वोट नहीं है। तो उनके यहाँ जब मैं गया और बैठ करके मैंने बात की, तो राजनीतिक चर्चा में अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र आया और उससे बात हुई कि वो जेल के अंदर है और क्या है। तो पति पत्नी दोनों का ये मानना था कि अरविंद केजरीवाल बेईमान तो नहीं हो सकते। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने इसमें कोई रिश्वत खाई, कोई घूस खाई, ऐसा तो नहीं लगता, ये तो गलत बात है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा गलत काम किया। अच्छा। और वो गलत काम क्या किया कि उन्होंने जो गली गली शराब की दुकानें खुलवा दी, उनको नहीं करना चाहिए था। क्या बात है? अब मैंने उनसे ये पूछा कि गली गली शराब की दुकानें खुलवा दी गई, ये आपको कैसे पता चला? तो उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि आप अभी हमारे घर के बाहर ही एक शराब की दुकान थी जो अब बंद हो गई है, और इस तरह से पूरी दिल्ली में घर घर गली, मतलब हर गली के सामने अरविंद केजरीवाल ने एक शराब की दुकान खुलवा दी। ये उनके मन में सवाल क्यों आया? क्यों?
क्योंकि वहाँ पहले शराब की दुकान नहीं थी और उन्होंने शराब की दुकान देखी और उनको लगा कि इसी तरह की सारी दुकानें पूरी दिल्ली में खुलवा दी गई होंगी। हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि दिल्ली में जो पुरानी शराब नीति है उसके तहत दिल्ली के जो 40% भाग है उसमें 864 दुकानें थी। 864 दुकानें, सिर्फ 40% एरिया में, केवल 40% एरिया। बाकी 60% में कुछ नहीं बाकी था। 60% एरिया में चूंकि वहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ रेस्ट्रिक्टेड हैं और इस वजह से वहाँ कोई शराब की दुकान कानूनी रूप से नहीं थी। अब सबसे बड़ा पेच ये है कि वहाँ शराब की दुकानें खुल गई, तो मेरा एक सवाल उनसे ये था कि क्या इससे पहले यहाँ आसपास शराब नहीं मिलती थी? क्या लोग कनॉट प्लेस शराब खरीदने जाते थे, मयूर विहार या लक्ष्मीनगर शराब खरीदने जाते थे? जो इस एरिया में शराब की सरकारी दुकानें तो है नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऑथराइज दुकानें नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ बिकती तो थी, पीछे बिकती थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि पीछे बिकती थी तो लोग शराब पी करके भी निकलते होंगे, जहाँ बिकती होगी वहाँ आसपास पीते होंगे। हाँ, ये तो था कि वहाँ, लेकिन अब उन्होंने गली के बाहर खोल दी और हर गली के बाहर खोल दी। गौर करने की चीज़ ये है कि बीजेपी ने लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने गली गली में शराब की दुकानें खुलवा दी, जबकि हकीकत कुछ और है कि 864 दुकानें पहले थीं और उनमें से नई शराब नीति के तहत 849 दुकानें रह गई, यानी कि 15 दुकान, यानी 15 दुकान घट गई और लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया गया कि गली गली में शराब की दुकानें। रीज़न ये है कि जिस एरिया में शराब की दुकानें कभी थी नहीं, अवैध रूप से शराब बिकती थी, वहाँ लोगों ने जब शराब की दुकान देखी तो उनको लगा कि हाँ, इसी तरह की दुकानें पूरी दिल्ली में खुलवा दी गई होंगी, हर गली के सामने खुलवा दी गई होंगी। और ये व्हाट्सएप पे सारा मैसेज चलाया जा रहा है। वो भी मैंने उनसे पूछा कि आपको ये कहाँ से पता चला कि पूरी दिल्ली में ऐसी दुकानें हर गली के सामने? उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे सारा कुछ आता है। तो ये बीजेपी का प्रयास है। यहाँ ये समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के 40% भाग में शराब की दुकानें थीं, 60% अवैध शराब का व्यापार होता था। एग्जैक्टली। मैंने उनसे पूछा कि अवैध शराब की जो दुकानें, अवैध शराब की जो बिक्रियाँ हो रही थी, यहाँ आसपास लोग बेच रहे थे, उसका पैसा कहाँ जा रहा था? तो उनका पैसा उनकी जेब में जा रहा था। तब मैंने उनको ये समझाया कि आप सोचिए कि 864 से घटा करके दुकानें हो गई 849। जो पैसा शराब माफिया की जेब में जा रहा था, वहाँ दुकानें खुलने से क्या हुआ कि वो पैसा सरकारी खजाने में जाने लगा। जो 4,600 करोड़ रुपए एक साल स्कीम चली 2021 और 22 में, 4,600 करोड़ रुपए का जो माफिया पैसा खा रहा था शराब की बिक्री से, और जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी वो शराब जहरीली भी हो सकती थी। हम लोग शराब को बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि शराब पीना जायज़ है या शराब को कोई हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक बड़ा रेवेन्यू शराब से ही आता है। अवैध रूप से शराब बिक रही है तब भी लोग पी रहे हैं। अगर वही पैसा 4,600 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में आ गया तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? वो किसी की जेब का पैसा छीन के शराब के खजाने में, शराब का जो पैसा था, अवैध शराब का पैसा था, उसको लीगल करके और वो पैसा निकाल करके सरकारी खजाने में जमा कराया। अच्छा। और उस सरकारी खजाने में जो जमा हुआ पैसा है, उससे दिल्ली के स्कूल बने, उससे अस्पताल बने, आपके बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, पढ़ाई की व्यवस्था हुई, बिजली का जो आपको सस्ती बिजली या मुफ्त पानी देने की जो योजनाएं हैं, वो पैसा जो किसी की जेब में जा रहा था, धंधा तब भी वही हो रहा था, शराब तब भी पी जा रही थी, वो शराब जो अवैध रूप से बेची जा रही थी जहरीली भी हो सकती थी, फिर मैं कह रहा हूँ उससे, तो वो पैसे को ला करके उन्होंने एक सिस्टम में लेकर के आए और उससे कल्याणकारी नीतियाँ दिल्ली के अंदर चालू की। ये भ्रम दूर करना ज़रूरी है कि दिल्ली के हर गली के बाहर शराब की दुकानें नहीं खोली गई। हकीकत ये है 864 की जगह 849 दुकानों को दिल्ली के सारे भागों में अलग अलग जगहों पे बांट दिया गया। दूसरा, जो उसमें स्कीम में सबसे अच्छा तथ्य है वो ये कि शराब की दुकान कहाँ होगी ये तय है कि इस ऐसे एरिया में शराब की दुकान हो सकती है और उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब सीसीटीवी कैमरे लगने से क्या हुआ कि जो नाबालिग लोग, ये भी भ्रम फैलाया गया, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है कि नाबालिग लोग शराब पिएंगे और नाबालिगों को शराब पिलाने का एक उन्होंने प्रोपेगेंडा पूरी स्कीम लाए हैं और पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह का चलाया गया। तो जब सीसीटीवी कैमरा लगा होगा कोई भी नाबालिग शराब की दुकान पे शराब खरीदने नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ एक ये है कि उस पॉलिसी में ये कहा गया था कि वहाँ
शराब की दुकान के आसपास या कहीं सार्वजनिक स्थान पे कड़ाई से पालन किया जाए, कोई भी व्यक्ति शराब पीता न मिले। आप खरीदें, अपने घर जा कर के पिएँ। शराब पूरे देश में बिक रही है, पूरे देश में खरीदी जा रही है। गुजरात 10,000 करोड़ का माननीय का जो गृह प्रदेश है, वहाँ अवैध शराब की इतनी बिक्री होती है। अगर आपके कोई जानने वाले गुजरात में हों या गुजरात से आपका कोई नाता हो तो पूछ लीजिए, क्या पूरे गुजरात में कहीं शराब नहीं बिकती है? गुजरात में शराब बिक रही है, शराब का माफिया पनप रहा है। जो पैसा हम लोगों के कल्याण के कामों में लगना चाहिए, वो पैसा किसी की जेब में जा रहा है, माफियाओं की जेब में जा रहा है। तो वो, और दूसरा, गुजरात से कई एक खबरें ऐसी आती हैं, जहरीली शराब पीने से 22 लोग मर गए और 50 लोग मर गए, 150 आदमी मर गए। बड़ी घटनाएं हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की घटनाएं गुजरात में होती रहती हैं। एग्जैक्टली। अब इस प्रोपेगेंडा को आपको ख़त्म करना है, आपको इसको घर घर ले जाना है। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप वोट किसी को दें, लेकिन ऐसे भ्रम न पालें। व्हाट्सएप से जो आने वाला ज्ञान है उसका काउंटर भी व्हाट्सएप से करें। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ले जाएं और लोगों को सच्चाई बताने का काम करें। एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, आप विकी करके एक वेबसाइट है, एक एंड्रॉयड का ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, आप विकी सर्च करेंगे, आप विकी सर्च करके वहाँ से आप सारा डेटा ले सकते हैं। वहाँ सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। इस तरह की सोर्सेज कैसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आप विश्वास क्यों करेंगे, लेकिन वहाँ आपको सारे प्रमाण भी मिलेंगे। आप विकी आप सर्च करें, गूगल प्ले स्टोर पे आप जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक्स का यूज़ करते हैं तो आप एक्स पे उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल सकती है। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेकर के हम लोग आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी कर दें। वैसे मैं बोलता नहीं था, लेकिन आज ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि ये भी बोलना पड़ेगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में ज़रूर कमेंट करें। मैं नहीं कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी वीडियो पे आप भरोसा करें, इस पर भी ना करें, लेकिन असहमति के कारण ज़रूर लिखें कि आप इस वीडियो से क्यों असहमत हैं, कौन सी बात ऐसी है जो इसमें झूठ हम लोगों ने बताई है। हम उसका प्रमाण आपको ज़रूर देंगे। कमेंट भी करें, लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।